नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे जो तैमूर का भारत पे आक्रमण हुआ, वह आक्रमण क्यों हुआ था और उस आक्रमण के कारण जो भारतीय सभ्यता को समाप्त करने का एक लक्ष्य तय किया गया था तैमूर द्वारा, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जब भी हम भारत पर हुए आक्रमणों के विषय में देखते हैं तो ज्यादातर आक्रमण में क्या होता है कि एक डिबेट होती है कि यह आक्रमण क्यों किया गया। लेकिन जो तैमूर का आक्रमण है, उस आक्रमण में डिबेट हमको कम मिलती है। क्यों? तैमूर खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है। तो आज की वीडियो में तैमूर के आक्रमण को हम डिटेल से देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे इस आक्रमण ने जो तुगलक वंश है उसके पतन के पीछे एक प्रमुख भूमिका अदा की और फिर से एक नया वंश स्थापित करने में भी मदद की। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखिए तैमूर के आक्रमण को। सबसे पहले जब हम तैमूर के आक्रमण को देखते हैं तो तैमूर खुद बताता है अपने आक्रमण के विषय में। वह कहता है अपनी एक पुस्तक तुजुके तैमूरी में, जो कि तैमूर की आत्मकथा है। इसमें वह कहता है, मैंने भारत पर आक्रमण किया ताकि इस्लाम के झंडे को ऊंचा किया जा सके और काफिरों को सबक सिखाया जा सके। मैंने दिल्ली में हजारों लोगों को मारा और वहां से इतना धन लूटा जिसे मैं अपने साम्राज्य में ले जाकर अपने नगरों को समृद्ध कर सकूं। तो स्पष्ट रूप से वह अपनी रणनीति बताता है, यानी दिल्ली में जो उसने आक्रमण किया उस विषय में वह स्पष्ट रूप से बताता है। आक्रमण किया है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, काफिरों अर्थात जो गैर इस्लामी लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए। हालांकि जो काफिर होते हैं उनका मतलब अलग है। काफिर का जो सामान्य मतलब है मूल इस्लाम धर्म में, वह यह है कि जो लोग धर्म से भटक गए हैं उन्हें काफिर कहते हैं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि इस्लाम से भटके लोग या फिर गैर इस्लामी लोग सब काफिर हैं। हालांकि इसका इस तरह भी प्रयोग होता है। ज्यादातर जो आक्रमणकारी हैं वह कहते हैं कि जो भी काफिर हैं वह गैर इस्लामी हैं। वह एक अलग डिबेट का मुद्दा है। फिलहाल यह कहता है कि जो भी काफिर हैं उनको सबक सिखाएगा। स्पष्ट रूप से कहता है कि दिल्ली में हजारों लोगों को मारा है। स्पष्ट रूप से कहता है कि उसने बहुत सारा धन लूटा है और उस धन लूटने का जो कारण बताता है वह स्पष्ट रूप से बताता है जो अपना नगर है समरकंद, उसको यह समृद्ध करना चाह रहा है। तो अपनी बातें बिल्कुल खुलकर यह बता रहा है। इसीलिए जो तैमूर का आक्रमण है इस पर बहुत ज्यादा विवाद हमको नहीं मिलता है कि यह आक्रमण क्यों हुआ था, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पाते हैं कि यह आक्रमण दिल्ली को लूटने के लिए, इस्लाम का प्रसार करने के लिए और यहाँ के लोगों को मारने के लिए किया गया था। इसीलिए जो तैमूर का आक्रमण है वह इतना विध्वंसकारी हमको दिखता है। तो भारतीय सभ्यता को समाप्त करने के लिए किया गया यह आक्रमण है और इस आक्रमण से भारतीय संपत्ति को लूटा गया और उसके साथ साथ जो गैर इस्लामी लोग हैं उन पर बहुत सारा अत्याचार भी किया गया। तो अब हम समझे तैमूर के आक्रमण को और उसके पूरे घटनाक्रम को। यह आक्रमण कब हुआ? 1398 ईस्वी में। इस समय क्या था? जो तुगलक वंश है उसका शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। यह दिल्ली पर शासन व्यवस्था को संभाले हुआ था। यह एक कमजोर शासक था। जो तुगलक वंश है उनमें उत्तराधिकार का संकट चल रहा था पहले से ही। उसके साथ साथ जो आंतरिक विद्रोह हैं वह भी चल रहे थे, जो बाह्य आक्रमण है वह भी हो रहे थे। इन सारी स्थितियों के बीच जो यह तैमूर है यह आक्रमण करता है। तैमूर खुद को कहता है कि यह चंगेज का उत्तराधिकारी है। चंगेज खान भी इसी तरह के हमले करता था, तो स्वयं को चंगेज खान का उत्तराधिकारी बनाता है और 1398 ईस्वी में यह भारत पर हमला करता है। हमले का कारण जैसे अभी हमने पीछे देखा, जो कि यह खुद बताता है। एक तो धार्मिक कारण, यह कहता है कि वह इस्लाम का रक्षक है और इस्लाम को वह आगे बढ़ाएगा। इसी तरह की विचारधारा के विषय में हमने बार बार बात की है। गाजी की भावना, वह भावना कहीं न कहीं यहाँ भी काम कर रही थी और धर्म को बढ़ाने के लिए आक्रमण किया गया। उसके साथ साथ दूसरा जो प्रमुख कारण है, क्योंकि यह कहता है कि इसका लक्ष्य संपत्ति को लूटना है, तो भारत उस समय बहुत संपत्तिवान था। सोना, चांदी, जवाहरात यह बड़ी मात्रा में भारत में हमें मिलते हैं और स्पेशली मंदिरों में। इसीलिए इन मंदिरों को ज्यादा लूटा जाएगा। तो संपत्ति और धन भारत में खूब है, उनको लूटना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत है वह कमजोर हो चुकी है और इसे एक अवसर मिलता है कि वह दिल्ली पर आक्रमण करके वहां के जो शासक हैं नसरुद्दीन महमूद, उनको हराकर दिल्ली को आसानी के साथ लूट पाए। तो तैमूर के आक्रमण का यह कारण हमको दिखता है। आक्रमण का क्रम अगर हम देखें तो 1398 में यह आक्रमण हुआ था। सबसे पहले यह आक्रमण कहाँ हुआ? जो सिंध का क्षेत्र है, मुल्तान का क्षेत्र है और उसके बाद पंजाब से आगे बढ़ते हुए यह भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। पंजाब भी भारत का ही क्षेत्र है, मतलब रास्ता बताने की कोशिश की जा रही है। तो सिंध, मुल्तान, पंजाब, इस तरह से यह दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता है। दिल्ली में जो तुगलक वंश है उससे इसका युद्ध होता है और तुगलक वंश के लोग इससे हार जाते हैं। भारी नरसंहार होता है, बहुत सारे लोगों की यह हत्या करता है दिल्ली में। भारत की बहुत सारी संपत्ति को लूटता है, स्पेशली दिल्ली में।
उसके बाद फिर यह आगे बढ़ेगा, मंदिरों को तोड़ेगा और सबसे ज्यादा यह नुकसान पहुंचाएगा हरिद्वार में। तो मंदिरों का विनाश करना यह प्रारंभ कर देता है। हरिद्वार में, मेरठ में, दिल्ली में, इन सारे जगहों पर जितने भी मंदिर हैं उनको यह तोड़ने का प्रयास करता है। दिल्ली में इसने खूब लूटमार की, क्योंकि दिल्ली जो सल्तनत थी उसका केंद्र था, यानी कि राजा का केंद्र, या हम कहें राजधानी उस समय, तो वह संपत्ति का केंद्र था। तो दिल्ली को यह लूट रहा था। उसके बाद यह आगे बढ़ा और हरिद्वार में इसने मंदिरों को लूटा, मंदिरों को बहुत बड़ी संख्या में तोड़ा भी। तो इसका लक्ष्य क्या था? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और जो भी गैर इस्लामिक लोग हैं उनको दंड देना, उनको मारना। यह इसका लक्ष्य हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। तो मंदिरों का विनाश करते हुए यह भारत में बहुत सारी संपत्ति को लूटता है। अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है। प्रश्न क्या? तैमूर ने जब आक्रमण किया तो भारत में भी बहुत सारे राजा रहे होंगे, न केवल तुगलक वंश, अन्य भी लोग रहे होंगे। तो उन्होंने इस आक्रमण को क्यों नहीं रोका? क्यों तैमूर को विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा? या फिर कहें क्यों भारतीय राजाओं ने तैमूर को नहीं रोका? तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं, इनके बीच जो आपसी संघर्ष है वह लगातार चल रहा था। विभाजन की जो स्थिति है वह भी बनी हुई थी। लोग अपनी जो इंडिविजुअल पहचान है उसे बनाने में ज्यादा फोकस्ड थे। अस्थिरता फैली हुई थी। जो उत्तराधिकार का संकट है वह हमको न केवल दिल्ली सल्तनत में बल्कि जो अन्य सल्तनतें हैं या जो अन्य साम्राज्य हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो विभाजन की स्थिति है, लोग एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं। दिल्ली सल्तनत में देखें तो वहां पर कमजोर और अक्षम, यानी कि जो कम क्षमतावान शासक हैं वह हमको दिखते हैं, क्योंकि तुगलक वंश है और अपने आखिरी चरण में। इसी कारण से बहुत सारी संपत्ति को लूटा गया। कहां पर? दिल्ली में। और तैमूर ने इस काम को अंजाम दिया। तो दिल्ली में हम देख रहे हैं कि सल्तनत व्यवस्था कमजोर है, यह हमको समझ में आ रहा है। लेकिन जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं वह क्यों इस युद्ध से, वह क्यों इस आक्रमण से बाहर हैं? तो हम देखते हैं जब पंजाब के क्षेत्र को, वहां पर हमको मलिक रजा नामक सुल्तान मिलते हैं, छोटे छोटे, या हम कहें जो क्षेत्रीय प्रशासक हैं वह हमको मिलते हैं। यह जो आपके क्षेत्रीय प्रशासक हैं यह कोशिश करते हैं कि तैमूर को रोकें, लेकिन क्योंकि तैमूर की सेना इतनी बड़ी है और बहुत क्रूर तरीके से यह आक्रमण करता था, तो उस कारण से जो पंजाब के लोग हैं वह इसको रोक नहीं पाते हैं। वहीं जब हम राजस्थान की बात करते हैं और वहां पर भी स्पेशली राजपूत शासकों की बात करते हैं, तो राजपूत शासक भी इसको रोक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह इसके सामने खड़े नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? राजपूत में उसमें शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, जैसे मेवाड़ के राणा, लेकिन इन लोगों ने रोकने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनमें आपस में भी संघर्ष था, आपस में ही ये लोग लड़ रहे थे। हमने जब राजपूत शक्ति का उदय देखा था तो उसमें हमने समझा था कि कैसे इतने सारे राजपूत वंश के लोग उदित हुए। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमने बहुत डिटेल से चर्चा की है, जैसे सूर्यवंशी, अग्निकुल, फिर हमने बात की चंद्रवंशी। तो इनमें अलग अलग विवाद है। राजपूतों में भी कई सारे वंशज हैं, उनमें अलग अलग विवाद था और वह विवाद चला आ रहा था। तो राजपूत शासक आपस में बटे हुए थे। इसके अलावा जब हम देखते हैं हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्र में, जिसको इसने बड़ी पैमाने पर लूटा था, स्पेशली यहाँ के मंदिरों को, तो हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्र में इसमें हम जोड़ लेंगे मेरठ को भी, या दिल्ली को इसी के साथ ऐड करेंगे। तो दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार, इन तीनों जगहों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो जो शासन व्यवस्था है वह बहुत क्या है? कमजोर है, यानी कि कोई शक्तिशाली राजा नहीं है और इस वजह से यहाँ के जो संपन्न मंदिर हैं इनको यह लूट पाता है। वहीं जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां के शासक इस समस्या को उत्तर भारत की समस्या देख रहे हैं, क्योंकि जो तैमूर का हमला है वह मुख्यतः होता है उत्तर भारत, और जब यह हमला उत्तर भारत में होता है तो जो दक्षिण भारत के शासक हैं वह इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि यह एक आक्रमण है संपत्ति लूटने के लिए, दक्षिण भारत तक नहीं आएगा, उत्तर भारत के ही जो शासक हैं उनकी संपत्ति को लूटकर यह वापस चला जाएगा। तो इस वजह से जो दक्षिण भारत के शासक हैं वह भी इस आक्रमण को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य है, वह एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में दिख रहे थे हमको, लेकिन इन्होंने सिर्फ इस विचार से कि यह आक्रमण उन पर नहीं होगा, इस वजह से रोकने का प्रयास नहीं किया। तो कोई हस्तक्षेप नहीं होता है दक्षिण भारत की तरफ से इन आक्रमणों को रोकने के लिए। तो कुल मिलाकर जो हम देख पाते हैं, एक तो भारत में राजनीतिक बिखराव की स्थिति है, यानी कि जो राजवंश है वह आपस में लड़ रहे हैं, शक्तियों का जो
विकेंद्रीकरण है वह हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। अब यहाँ विकेंद्रीकरण का जो मतलब है वह क्या है, क्योंकि शक्ति अब अलग अलग हाथों में है और हर शक्ति केंद्रीकरण की तरफ बढ़ना चाह रही है, यानी कि अलग अलग हाथों में शक्ति है, लोग आपस में बटे हुए हैं और हर कोई यह चाहता है कि जितनी भी शक्ति है वह उसके पास आ जाए। तो विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण करने का जो लक्ष्य है वह हमको स्पष्ट रूप से दिखता है और इस वजह से जो राजनीतिक बिखराव है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, वह हमको स्पष्ट रूप से दिखती है। छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे प्रशासक हैं, हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाह रहा है और आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं। तो एक स्पष्ट कारण कि राजनीतिक बिखराव की स्थिति है। दूसरा, जो तैमूर की ताकत है और जो उसकी रणनीति है वह भी हमको बहुत प्रभावशाली दिखती है। यह आप ध्यान रखिएगा, मंगोलों के क्षेत्र का भी प्रभाव इस पे हमें दिखेगा। वहीं जो चंगेज खान था उसका प्रभाव भी दिखेगा। वहीं आप ध्यान रखेंगे जो मोहम्मद गौरी था उसका प्रभाव भी हमको इसकी रणनीति पर दिखेगा, क्योंकि क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां से किसी राजा का या किसी सुल्तान का या किसी योद्धा का उदय होता है। तो यह जिस क्षेत्र से उदित हुआ है वहां क्रूर युद्ध की पद्धति है। भारतीय राजा नैतिक युद्ध लड़ते थे और ये क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे और इनके लिए सब कुछ क्या था, सिर्फ जीत। नैतिकता जैसी कोई चीज यहाँ नहीं दिखती थी। तो जो हमले होते थे तैमूर के, वह हमले बहुत क्रूर होते थे और उन हमलों के कारण जो स्थानीय शक्तियां हैं वह उसको रोक नहीं पाती हैं। इसकी सेना काफी अच्छी तरीके से ट्रेंड होती है, उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। तैमूर खुद भी एक कुशल योद्धा था। इन कारणों से जो स्थानीय शक्तियां हैं वह इसको रोक नहीं पाती हैं। वहीं जैसा अभी हमने पीछे चर्चा की कि अपनी क्रूरता के लिए यह विख्यात था, इस वजह से भी जब इसके आक्रमण की खबर भी आती थी तो लोग डर जाते थे और पीछे हट जाते थे। वहीं जो स्थानीय समस्याएं हैं वह भी बनी हुई थी, क्योंकि आंतरिक समस्याएं, विद्रोह, यह सब कुछ लगातार चल रहा था। और जब तैमूर का हमला हुआ तो इसको एक बाहरी समस्या माना गया। हमने जैसे चर्चा की दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत के राजा इस वजह से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है उत्तर भारत की समस्या है। वहीं जो राजपूत हैं वह ज्यादातर भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसको केवल लुटेरे के रूप में देखते हैं और उसके अलावा राजपूत आंतरिक संघर्षों में भी फंसे हुए थे। तो दो कारण है राजपूतों का ना पार्टिसिपेट करने के पीछे। वहीं आपस में जो कंपटीशन है वह लगातार बना हुआ था। इस वजह से जो राजा हैं उनको यह लग रहा था कि अगर तैमूर हमला करेगा और हमला करके उनके जो विपक्षी राजा है उसको अगर तबाह कर देगा तो वह तो उनके लिए अच्छी बात है। तो यह भावना भी हमको दिखती है। इसलिए किसी भी तरह से जो यह राजा है वह एक नहीं हो पाए और तैमूर अपने लक्ष्य में कामयाब हो गया। तो हमने इस तरह समझा कि इसने हमला कैसे किया, कैसे यह सफल हुआ। अब हम यह समझना चाहें कि इसने लगभग कितना धन भारत से लूटा है, क्योंकि भारतीय आर्थिक व्यवस्था को यह उस समय बहुत नुकसान पहुंचाता है। इससे पहले आपने देखा जो सल्तनत काल है वह सल्तनत भी कमजोर है, स्पेशली उसकी आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था सल्तनत की कमजोर है, यानी कि जो टैक्स का कलेक्शन है वह तुगलक वंश में एक लंबे समय से ठीक से नहीं हो रहा था। विद्रोह भी लगातार हो रहे थे, तो आर्थिक व्यवस्था कमजोर थी। उसके बाद यह लूट करता है और बहुत सारी संपत्ति को लूटता है। तो एक अंदाजा लगाने के लिए यह समझा जाना चाहिए कि लगभग कितनी संपत्ति इसने लूटी है। इसने दिल्ली में लूटा, हरिद्वार में लूटा, मंदिरों को लूटा, राजाओं को लूटा, बहुत सारे लोगों का कत्ल किया। तो वह सब कुछ हमें दिखता है। बहुत सारी संपत्ति यह भारत से लूट कर ले जाता है। इसने कितनी संपत्ति लूटी इस पर इतिहासकार स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं, यानी कि जो आंकड़े हैं वह आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं। लेकिन जिस तरह के वो लोग विवरण देते हैं उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि लगभग इसने कितनी संपत्ति लूटी होगी। जैसे वह बताते हैं कि यह हजारों की संख्या में ऊंटों पर और घोड़ों पर लाद कर भारत से धन लूट कर ले गया था। अपार संपत्ति यह लूट कर ले गया था भारतीय क्षेत्र से। इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जो सल्तनत कालीन व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर हो रही थी या आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी थी, उस सल्तनत कालीन व्यवस्था को इसने बदल के रख दिया। इस आक्रमण से जो भी धन मिला वह लेकर गया कहाँ, समरकंद में, और वहां पर अपनी राजधानी को इसने मजबूत किया। इस बात का जो वर्णन है वह अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी में यह करता है। इसी तरह का घटनाक्रम हमने गौरी के साथ भी देखा था। गौरी भी बहुत सारी संपत्ति लूट कर ले जाता है और जो गजना का क्षेत्र है वहां पर अपने साम्राज्य को विकसित करने का प्रयास करता है। तो एक क्रम के रूप में भी आप इन चीजों को ध्यान रखिए। भारतीय संपत्ति को लूट कर अपने साम्राज्य का विकास करना
यह एक परंपरा बनी हुई थी बहुत लंबे समय से, और वही परंपरा तैमूर भी आगे बढ़ा रहा था। हालांकि जो तैमूर का आक्रमण है उस पर विवाद नहीं है, बाकी जो आक्रमण है उस पर कुछ ना कुछ विवाद मिलते हैं। लेकिन जब तैमूर खुद स्पष्ट रूप से कहता है कि मैंने आक्रमण इस्लाम को फैलाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, संपत्ति को लूटने के लिए किया है, तो फिर विवाद नहीं बचता है। अब जो इतिहासकार हैं वह कैसे देखते हैं इस हमले को, और उनका किस तरह का मत है इस हमले के पीछे, इन इतिहासकारों की जो लाइनें हैं उसे देखकर भी आप समझेंगे कि किस तरह का यह हमला हुआ था। तो बहुत विनाशकारी और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमला था, क्योंकि इस हमले ने जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। अभी हम उसे आगे समझेंगे कि कैसे तुगलक वंश समाप्त हो गया और उसके बाद जो लोदी वंश है वह वंश उदित हुआ। तो फरिश्ता बताते हैं, फरिश्ता यानी इतिहासकार, वह कहते हैं कि तैमूर का आक्रमण भारतीय भूमि पर ऐसी तबाही लाया जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। दिल्ली को लूटकर और नरसंहार करके उसने केवल संपत्ति नहीं छीनी, बल्कि भारतीय समाज के मूलभूत ढांचे को भी तोड़ दिया। तो बहुत विनाशकारी यह हमला है। यह बात कौन कह रहे हैं? फरिश्ता। वहीं सर यदुनाथ सरकार क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि तैमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण था। उसने न केवल धन की लूट की, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना पर ऐसा आघात किया जिससे उबरने में दशकों लग गए। इसके अलावा जो विंसेंट ए स्मिथ हैं वह क्या कहते हैं? कहते हैं कि तैमूर के आक्रमण ने भारत को राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया। राजनीतिक रूप से कमजोर किया, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया। ऐसे जो हमला हुआ उस हमले के पीछे एक स्पष्ट अवधारणा दिखती है, इस्लाम का प्रसार। और उसके साथ साथ इस्लाम का प्रसार बुरा नहीं था, उसके साथ साथ दिखता है जो गैर इस्लामी उनका विनाश। अब दो चीजें हैं, इस्लाम का प्रसार, गैर इस्लामी लोगों का विनाश। ये जो भावना फैलेगी इससे जो हिंदू मुस्लिम बैर है वह अपनी धाक जमाएगा। यानी कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम शत्रुता है उसका बीज कहीं ना कहीं यहाँ बोया जाएगा। इसीलिए यह कह रहे हैं कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया। भारतीय शासकों की एकता के अभाव ने इस बाहरी आक्रमण को एक शक्तिशाली संदेश दिया कि भारत आसानी से कब्जे में लिया जा सकता है। यह लाइन आप ध्यान रखिए, भारत आसानी से कब्जे में लिया जा सकता है। यानी कि जो स्थिति बनी हुई है वह स्थिति कुछ इस तरह की है कि जो विदेशी हैं या भारत के बाहर के जो हमलावर हैं उनमें यह स्पष्ट संदेश पहुंच गया कि भारत को आसानी से लूटा जा सकता है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। भारतीय शासक आपस में एक नहीं है। तो यह सारी बातें फैल गई और जिससे भारत पर फिर से हमले होंगे, और इन्हीं हमलों के क्रम में हम बाबर के हमले को भी देखेंगे। बाबर भी हमला करता है भारतीय क्षेत्र पर। उसके अलावा अब हम देखें जो अमीर खुसरो है वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि दिल्ली अब ऐसा उजला हुआ नगर बन गया जहां कुत्ते और गिद्ध राजा की तरह शासन करते हैं। यानी जो शासन व्यवस्था है वह पूरी तरीके से क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। कोई ठीक से प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है और पूरी तरह से अराजकता की स्थिति दिल्ली में फैल चुकी है। बहुत विनाशकारी जो यह हमला हुआ इसकी चर्चा सारे इतिहासकार भी करते हैं। तो यह इतिहासकारों के मत है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे तैमूर के हमले ने भारतीय संपत्ति को लूटा और भारत के जो राजा हैं वह एकजुट नहीं थे, और उसका फायदा उठाया तैमूर ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। तो इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल से समझेंगे कि तैमूर के हमले के बाद क्या हुआ, और हम कनेक्ट करते हुए इतिहास के एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे, जिससे इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट ना होके एक कहानी के रूप में और सामाजिक परिवर्तन के रूप में आपको याद होता रहे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।